Thank you, Tiwari Saab and Saraswat Saab, and all the aspiring students. Last time we could not complete this because of some net issues, but today we'll try and do it. We are going to talk about two examinations. One is the NID, and the second one is the UCD exam. आपको ये स्लाइड्स दिख रही हैं? क्योंकि अब मैं आपको देख नहीं पाऊंगा क्योंकि फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन है. डिजाइनिंग एज अ कॉन्सेप्ट जो है ये काफी पुराना है एंड हर चीज प्रोबेबली एक डिजाइन प्रोसेस से ही जाती है. इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं आगे चल के, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जर्मनी में एक हॉस्पिटल ने डिजाइनर्स को हायर किया था, एक फर्म को, कि वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल, जिसको कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस है, उस हॉस्पिटल में कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वहाँ पर आने वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ में जो लोग आते हैं, फिर उस हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उन लोग के लिए एक बेहतर कैसे सिस्टम दिया जा सकता है. या जैसे आप बैंक में जाते हैं चेक जमा करने के लिए या कैश जमा करने के लिए, तो वो फॉर्म जो होता है वो भी एक डिजाइन फॉर्म होता है. डिजाइनिंग के एस्पेक्ट्स जो हैं, ये सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं. अब हम चलते हैं पहले यूसीड. इसका है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, यूसीड इसे कहा जाता है, और ये आईआईटी मुंबई कंडक्ट करता है. और इस एग्जाम के जरिए आईआईटी मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद तथा ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में इस यूसीड एग्जाम के जरिए एडमिशन मिलता है. ये यूसीड एग्जाम का स्कोर जो है कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी काम में आता है, तथा कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी डिजाइनिंग की काफी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं. जैसे बैंगलोर में ही दो हैं जो कि अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करती हैं. ऑलमोस्ट सारे जो एग्जाम्स हैं उसका जो पैटर्न है तकरीबन सेम है. और ये एग्जाम अधिकतर जो स्टेट की कैपिटल है उसमें कंडक्ट होती है. अब हम पहले देखते हैं कि यूसीड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है. एलिजिबिलिटी में ये तीनों जो क्राइटेरिया है, तीनों को ही मद्देनजर रखा जाता है. अब ये एग्जांपल मैंने लिया है यूसीड 22 का, पर अब हम यूसीड 23 की जब बात करेंगे तो पहली चीज है एज लिमिट, जिसमें कि अब ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1998. हाईएस्ट एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अक्टूबर 1998. और ये जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन लोग के लिए हो जाएगी 1993, 1 अक्टूबर 1993, SC ST एंड ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए. दूसरा मुख्य जो क्राइटेरिया है, ये डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर सकते हैं. जनरल कैंडिडेट के लिए हो जाएगी 1 अक्टूबर 1998 और रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगी 1 अक्टूबर 1993. सेकंड जो इशू इसमें है कि कितने अटेम्प्ट्स एनडीए के लिए, यूसीड के लिए दिए जा सकते हैं. यूसीड के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव 2 साल में होना चाहिए. मतलब जो 2023 में यूसीड में अपीयर होगा, जो कि जनवरी 2023 में ये एग्जाम होगी, प्लस वो अगली वाली जनवरी 2024 की यूसीड दे सकता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें गैप आए कि 2024 की देने के बजाय आप सोचेंगे कि मैं और ज्यादा प्रिपेयर करके 2025 की एग्जाम दूं. ऐसा नहीं होगा. जो 2023 की एग्जाम देगा वो 2024 की एग्जाम के लिए भी
एलिजिबल होता है, पर 2025 के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तीसरा जो है कि 12th अपियरिंग या 12th पास, एज पर दिस एज 12th अपियरिंग या 12th पास इस एनडीए की यूसीट के एग्जाम को दे सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2023, 2021 नहीं, 2023 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिससे कि फ्यूचरिस्टिक हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। 12th में इन्होंने परमिट किया है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, पर 90% जो बच्चे यूसीट की एग्जाम क्लियर करते हैं वो हमेशा ज्यादातर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बैकग्राउंड से होते हैं, और साथ में अगर उन्होंने 12th में एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे फाइन आर्ट्स लिया है, ड्राइंग पेंटिंग वाला फाइन आर्ट्स, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, राइट। कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी दे सकते हैं, पर अगर किसी के पास में चॉइस है कि वो यूसीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे हैं, तो 12th में उन्होंने पीसीएम जरूर लेना चाहिए, और पीसीएम के साथ में एडिशनल सब्जेक्ट में आपने फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, इसमें सिर्फ पैटर्न होता है और कोई सिलेबस नहीं होता है। हाँ, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है उससे आपको आइडिया बहुत लग सकती है कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जो आगे मैं अभी डिस्क्राइब भी करूंगा। इसमें एक ही क्वेश्चन पेपर होता है जो कि 3 घंटे का होता है, और पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश में होता है, और इसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी और इंग्लिश के काफी सेंटेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक परफेक्ट इंग्लिश होना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का होता है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम चलते हैं पहले पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होंगे, अब ये बड़े बड़े शब्दों को आप एकदम कंफ्यूज मत हो जाइए कि विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी क्या होता है। अब बेसिकली इस विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए आप अगर बहुत सारे आईक्यू टेस्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कि मिरर इमेजेस होती हैं, वाटर रिफ्लेक्शन इमेजेस होती है, 3D इमेजेस होती हैं, तो उस तरह के आईक्यू टेस्ट आपको इसमें बहुत सारे काम में आएंगे। फिर एक होता है रीबस पजल्स, REBUS, रीबस पजल्स, तो वो आपको इसमें बहुत सारा मदद करेगा, और इसकी जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें इसमें काम में आएगा। फिर ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी का जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपको एक पिक्चर दिया जाएगा जिसमें से कि आपने सिचुएशंस या पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना है, और उनके बारे में आपको या तो ड्राइंग बनाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, या एक ही तरह के 2 पिक्चर आपको दिए जाएंगे स्पॉट द डिफरेंसेस वाले, उसमें 5 डिफरेंसेस हो सकते हैं या 10 डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्रिटिकली थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर सभी को दिया जा रहा है, तो जिसका उसके ऊपर विजुअलाइजेशन या परसेप्शन एकदम डिफरेंट है, तो वो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो यूसीट के पेपर में उन्होंने पूछा था कि ये जो टेस्ट होती है अलग अलग, खट्टा टेस्ट, मीठा टेस्ट, मिर्ची का टेस्ट, इसको आप ड्राइंग बना के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत कम जगह दी जाती है और ड्राइंग के लिए भी थोड़ी सी जगह होती है, तो कलर्स यूज करके आप खट्टे को कैसे जाहिर करोगे, या मिर्ची को कैसे जाहिर करोगे, या मीठे को कैसे जाहिर करोगे, ये भी सब आता है। फिर इसमें जब ये एनवायरमेंटल और सोशल अवेयरनेस के ऊपर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली इसमें आर्ट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इवन रिसेंट आर्ट एज वेल एज द आर्ट हिस्ट्री।
अब आर्ट हिस्ट्री के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि राजा रवि वर्मा का पेंटिंग का स्टाइल क्या था, या एम एफ हुसैन का पेंटिंग का स्टाइल क्या था। उन्होंने एम एफ हुसैन जी ने जो घोड़े के फॉर्मेट्स लिए थे, उनका क्या रीजन था उसके पीछे। या फिर रजा साहब ने जो पेंटिंग बनाई थी वो पूरी तरह से अलग थी। किस तरह की पेंटिंग्स होती है, रियलिस्टिक पेंटिंग जो राजा रवि वर्मा बनाते थे, सर रियलिस्टिक पेंटिंग जो एम एफ हुसैन साहब या सल्वाडोर डाली बनाते थे। किस तरह की स्कल्पचर्स होते हैं, मोहनजोदाड़ो में किस तरह के स्कल्पचर्स पाए गए थे, या अभी जो मैनपुरी में रिसेंटली जो कॉपर टूल्स मिले हैं उनका डिजाइन किस तरीके का था। फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, रुद्र वीणा कैसी होती है, घट्टम कैसा होता है, वायलिन के कितने प्रकार है, वियोला किसको, वायलिन और वियोला में क्या फर्क हो जाता है, या हार्प कैसे बजता है, संतूर का मास्टर कौन था, इंडिया का बेस्ट फ्लूट प्लेयर कौन था, या कौन सा राग कौन से समय को दर्शाता है, कौन सा राग कौन से मौसम को दर्शाता है। ये सारा भी इसमें पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है रादर। फिर इसमें आपको लोगो डिजाइनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो आपने एनआरसी के ऊपर लोगो बनाना है, तो आपको एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो क्या है, उसकी पूरी आपको जानकारी होना पड़ेगी। या आपको लोगोस के ऊपर कंपैरिजन कि ये कौन सी कंपनी का लोगो है, मर्सिडीज का है, बीएमडब्ल्यू का है, मैकडोनल्ड्स का है, या स्विगी का है, जोमेटो का है, या एसबीआई का है, या यूनियन बैंक का है, या टाटा ट्रक्स का है। इस तरह से लोगोस के बारे में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। लोगो डिजाइनिंग के ऊपर भी पूछा जाता है, जिसके लिए कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा कि आपने ये लोगोज सर्च करके इनके ऊपर पूरी इसकी एक आपकी स्टडी भी होना चाहिए। जैसे जो एप्पल का लोगो है, राइट, अब एप्पल के लोगो में एक 1/3 पार्ट जो है वो एप्पल का कटा हुआ है, राइट। तो उसका एक प्रिंसिपल है, वो डिजाइन का एक प्रिंसिपल है। तो उस प्रिंसिपल के चलते उन्होंने उस एप्पल के उस तरह से कट किया। वरना एप्पल का जो लोगो था वो पहले कैसा था, एंड ओवर द इयर्स उस लोगो को उन्होंने चेंज कैसे किया, इसको रूल ऑफ 1/3 कहते हैं। या जैसे एसबीआई का जो लोगो है, उन्होंने क्या किया, एक ब्लू सर्कल में सिर्फ एक चाबी का होल से उसको डिपिक्ट किया है कि आपका पैसा एसबीआई में एक सुरक्षित जगह पर है, राइट। तो इस तरह के लोगो आपको आते रहना चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस में कुछ भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग द पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज द प्रेजेंट वन। और इसमें म्यूजिक रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, रागास के बारे में पूछा जा सकता है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है। फिर इसमें लिटरेचर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेगासेसे अवार्ड किसको मिला है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है, राइट। ऑथर और बुक, इनको आपने मैच करना रहेगा। सेम ऐसा ही लोगोस के साथ में भी हो जाएगा, लोगो और मैन्युफैक्चरर, इनको आपने मैच करना रहेगा। या इंस्ट्रूमेंट और उसका आर्टिस्ट, कि सितार बजाने वाले सितार, फ्लूट, मृदंग एंड से संतूर दिया है, तो आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिस्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आपको आईक्यू टेस्ट इसमें सॉल्व करना पड़ेंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारा भी आता है। प्लस आपको पैटर्न वाइज भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि एक आपको मान लो बॉक्स दिया जाता है, वो बॉक्स का उन्होंने जो चित्र दिया है या उन्होंने जो फोटो दिया है,
उस बॉक्स को अगर आप राइट साइड से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, राइट? या उस बॉक्स के ऊपर हम साइड से लाइट अगर डालेंगे तो उसकी शैडो कैसे बनेगी? उसी साइज का बॉक्स अगर उसके ऊपर रखा जाए तो शैडो में डिफरेंसेस क्या क्या आ सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस काफी आते हैं। फिर एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग टू डिड्यूस फ्रॉम अ शॉर्ट पैसेज, जिसको कि कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। तो इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटीज बहुत अगर अच्छी होगी तो नॉर्मली उन्हीं बुक्स में से ये पैसेज लेते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस को क्या आंसर आपने देना होते हैं। अब ये अनसीन पैसेज या शॉर्ट पैसेज का आंसर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद पैसेज को पढ़िए, तो इससे फिर समय बहुत कम लगता है। क्योंकि ये पेन और पेपर का क्वेश्चन पेपर है, तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और बाद में जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो उसके आंसर को आप टिक कर सकते हैं या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो। फिर वेन डायग्राम जो होता है उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है 10th की, उसमें से 5 स्टूडेंट्स ने पीसीएम लेने का सोचा है, 5 स्टूडेंट ने पीसीबी लेने का सोचा है, 3 स्टूडेंट ने कॉमर्स लेने का सोचा है और 7 स्टूडेंट ने आर्ट्स लेने का सोचा है। उनमें से भी 7 स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स चूज किया था उसमें 3 ने मैथ्स को भी चूज किया है। तो आपको वेन डायग्राम की मदद से समझाते आना चाहिए कि फिजिक्स लेने वाले कितने थे, केमिस्ट्री वाले कितने थे। ये इसको डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। और इसी तरह से आपको एक टैबुलेटेड डाटा दिया जाएगा जिसमें से कि आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा या मीन मोड मीडियन निकालना पड़ेगा। तो सिंपल स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। ये जो ब्रेन टीजर्स एंड पैटर्न का है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि रीबस पजल्स को बहुत सॉल्व करिए और फिर से आईक्यू टेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें से कि आपने अलग अलग पैटर्न्स बनाना है। अब एक्चुअली में आपको पेपर फोल्ड करने के लिए दिया नहीं जाएगा, आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, जिसमें कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, बट अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंग्लिश इज रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ दिस एग्जाम्स, यूसीड ऑल्सो एंड एनआईडी ऑल्सो, राइट? अब क्योंकि ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स है और हमारे भारतवर्ष में हर एक स्टेट के एग्जाम का हर एक स्टेट के एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज चलती है। तो और पूरे स्टेट्स में हिंदी तो चलती नहीं है, तो एक बाइंडिंग लैंग्वेज की तरह इन सारी नेशनल लेवल एग्जाम्स में इंग्लिश के ऊपर काफी जोर होता है, जिसमें कि आपको स्पॉटिंग द एरर कि इस सेंटेंस में कौन सा पोर्शन में एरर है, वो क्या करेंगे, एक सेंटेंस आपको दे देंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे अंडरलाइन करते जाएंगे ए बी सी डी करके। और आपने ये उसमें लिखना है कि बी वाले पोर्शन गलत तरीके से लिखा गया है या सी वाला लिखा गया है या डी वाला लिखा गया है या ई मीन्स देयर इज नो एरर, राइट? या सेंटेंस को जंबल अप कर देंगे कि जो बीच में आना चाहिए था शब्द वो पहले कर दिया है, जो पहले आना चाहिए था वो बाद में कर दिया है, आखिरी में जो आना चाहिए था वो बीच में कर दिया है। तो आपको उस सेंटेंस को अनजंबल करके ठीक से उसको लिखते आना चाहिए। फिर इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी काफी पूछे जा सकते हैं, या आपको वर्ड देके उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लो उन्होंने आपको वर्ड दिया ब्लैक, अब एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ब्लैक के ऊपर सेंटेंस बनाएगा, माय हेयर इज ब्लैक, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, ये एक नॉर्मल हो गया। पर एक डिजाइनर के एस्पेक्ट से जब आप ब्लैक को आप यूज करोगे तो उसके ऊपर आपने किस तरह का एक आउट ऑफ द बॉक्स या वेरी डिफरेंट उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना? तो अगर आपको नॉलेज है कि ब्लैक होल जो यूनिवर्स में है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, या उसका उसमें से लाइट क्यों बेंड हो जाती है, तो ब्लैक का यूज आप ब्लैक होल के लिए फॉर एग्जांपल कर सकते हैं।
फिर एबिलिटी टू यूज विजुअल एनालॉजीज, डिजाइन थिंकिंग जो है, इसमें कई सारे आपको सिंबल्स दिए जाएंगे कि रूबल का सिंबल क्या है, या यूरो का सिंबल क्या है, परसेंटेज का सिंबल क्या है, राइट। या रोड साइंस भी कई बार पूछे जाते हैं कि लेफ्ट में एक छोटी सी बाइलेन निकली है, या आगे चल के ब्रिज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें से आपको पूछे जाते हैं, राइट। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसमें से कि आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करके परफेक्ट सॉल्यूशन जो है आपने उसका देना रहता है। पार्ट बी, अब पार्ट ए कितने मार्क्स का है और पार्ट बी कितने मार्क्स का है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पर पार्ट ए को क्लियर करने के लिए आपका आईक्यू लेवल, रीडिंग एबिलिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज, नॉलेज अबाउट आर्ट, नॉलेज अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, ये सारे आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें भी जैसे फोक डांसेस का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो वो भी टैबुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा कि बिहू इज फ्रॉम दिस स्टेट, कथक इज फ्रॉम दिस स्टेट, कथकली इज फ्रॉम दिस स्टेट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं पार्ट बी के ऊपर। इसमें एक ही क्वेश्चन रहता है, और इसमें आपको या तो प्रोडक्ट ड्रॉ करने के लिए बताया जाएगा, या पीपल और सीन्स इन प्रपोर्शन। अब पीपल और सीन्स इन प्रपोर्शन में ऐसा है, आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो कि अपने पालने में लेटा हुआ है, तो उसको कमरे का कोना किस तरह से दिखाई दे रहा है। या इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि एक मक्खी है या एक मच्छर है जो कि कमरे के कोने में बैठा हुआ है, तो उसको वो पूरा कमरा किस तरह से नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उस मक्खी के आंखों के बारे में पता होना चाहिए कि दैट इज अ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब ये होता है कि उनकी आंख में सो कॉल्ड रेटिना बहुत सारे होते हैं, और हर चीज की इमेज अलग अलग बनती है। जैसे हमारी आंखों में रेटिना एक ही है, तो आई बॉल से जो भी हम चीज देखते हैं, तो रेटिना में एज अ प्रोजेक्ट होती है और हमको एक ही चीज दिखती है, पर कंपाउंड आई में अलग हो जाता है। या फिर इसमें आपको 3D ड्राइंग के लिए भी आपको दिया जा सकता है कि एक ट्रेन आ रही है, और उसकी जो रेलवे ट्रैक है वो ऐसी घूम रही है, टर्न है उसमें। तो वो ट्रेन आपको, आप रेलवे ट्रैक के सेंटर में खड़े हैं, तो वो ट्रेन आपको किस तरह से नजर आएगी, राइट। या आप एक कार के पास खड़े हैं, कार के राइट साइड का जो लैंप है, या उस लैंप की तरफ आप खड़े होके आप उस कार को किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। अब इसमें ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें बेसिकली आपकी दो तीन चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला तो ये है कि आपका ड्राइंग, मतलब फाइन आर्ट्स आपका काफी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मान लो आप एक टेबल पे बैठे हैं, तो आप आपके ऊपर जब आप वो टेबल पर बैठे हैं, तो आपको आपका कमरा कैसे दिख रहा है, या आप आपकी बालकनी से नीचे झांक रहे हैं, तो आपको उस रोड के ऊपर क्या क्या नजर आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि वो किस तरह का इसमें क्वेश्चन देंगे। पर हाँ, इसको आपको बहुत प्रोपोर्शनेट वे में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आपने करना है, तो जहाँ पर आर्ट्स का सामान मिलता है, ड्राइंग पेंटिंग का सामान मिलता है, वहाँ पर छोटी सी एक 6 या 8 इंच की एक लकड़ी की फिगर होती है, और उसके हर एक जॉइंट पे उन्होंने इलास्टिक लगा रखा है। गर्दन में इलास्टिक है, कलाई में इलास्टिक है, कोनी में इलास्टिक है, शोल्डर में इलास्टिक है, पेल्विक में इलास्टिक है, घुटने में इलास्टिक है, और पैर के पंजों में इलास्टिक है। तो आप उस फिगर को अलग अलग फॉर्म में बिठा सकते हैं, या दीवार से ऐसे टच करके खड़ा रख सकते हैं, उसका एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ कहीं और पॉइंट करता हुआ,
और उसको आप फिर प्रोपोर्शनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लकड़ी की फिगर है कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 150-200 रुपए की है, पर ये आपको ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन के लिए काफ़ी मदद देती है, राइट? फिर इसमें आपका कलर परसेप्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि आपको वाटर कलर यूज़ करना ज़्यादा पूछेंगे वो, या पेंसिल कलर या पेस्टल कलर यूज़ करने का। तो किस तरह से आप उसको अलग-अलग शेड्स में उसके पर्सपेक्टिव में उसको ड्रॉ कर पाएँगे। जैसे आपको एक कलरफुल बॉक्स उन्होंने बनाने के लिए दिया है कि एक बच्चे का सेकंड बर्थडे है, तो उसके लिए जो गिफ्ट आपने ली है, उस गिफ्ट को आपने एक बॉक्स में रैप करना है, राइट? तो उसके ऊपर आप क्या-क्या लगा सकते हैं, बो लगा सकते हैं, वो किस कलर का होगा, उस पे आप फ्लोरल डिज़ाइन करोगे, या लड़का है तो उसके ऊपर पिस्टल है, ट्रेन है, जीप है, कार है, इस तरह के डिज़ाइन करोगे और वो आपको उसके ऊपर ड्रॉ करते आना चाहिए, राइट? अब इसका जो मार्किंग सिस्टम है, वो इस तरीके से है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब जिसमें कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन, वेन डायग्राम, परसेंटेजेस, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर 18 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टोटल 72 मार्क्स का है। ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग वन, क्योंकि बाकी दो में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की आपने काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मल्टी सिलेक्ट जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टैबुलेटेड फॉर्म में या जोड़ियां बनाओ के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इसमें 18 क्वेश्चंस हैं और चूंकि माइनस मार्किंग है तो इसलिए उन्होंने उसको पार्शियल मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है और इसमें भी 72 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मल्टी चॉइस और मल्टी सिलेक्ट के लिए इसमें आपको जैसे मल्टी सिलेक्ट में एंटोनिम सिनोनिम के ऊपर भी आ सकता है या ड्राइंग पेंटिंग के ऊपर आ सकता है। सेम वे मल्टीपल चॉइस के लिए भी कि कौन से लोगो किस किस कंपनीज के हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, इसका जो है मार्क्स फ्री है, पर माइनस मार्किंग में 0.71 मतलब डेसिमल 71 मार्क्स इसमें से कट सकते हैं। और ये भी काफी वैल्यू का है क्योंकि 240 में से ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 जो है इसके मार्क्स है। तो ये मल्टी सिलेक्ट और मल्टी चॉइस के लिए आपका नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स मोर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ फोक डांसेस, नॉलेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस काफी सारे से प्रिपेयर करना पड़ेंगे। अब जैसे मेरे बेटे ने जब यूसीट की एग्जाम दी थी तो एक मनोरमा ईयर बुक आती है जो कि ऑलमोस्ट अबाउट फरवरी में पब्लिश होती है, क्योंकि वो ईयर बुक है तो जनवरी फरवरी में वो पब्लिश होती है। तो हम लोग जब भोपाल जा रहे थे तो वो ऐसे ही बैठ के उसको पढ़ रहा था और उसमें आर्ट हिस्ट्री के ऊपर भी काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए थे। तो उनको एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि द लास्ट सपर जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे चॉइसेस दिए थे, उसमें एक चॉइस दा विंची का भी था, एक सल्वाडोर डाली का था। ये दो मुझे याद है क्योंकि वो 4 साल हो गए उस बात को, और बाकी और दो फेमस यूरोपियन आर्टिस्ट के उसमें नाम लिए थे। तो उस मनोरमा ईयर बुक में ये गलती थी कि द लास्ट सपर जो है उन्होंने सल्वाडोर डाली लिखा था। तो जब एग्जाम दे के आए तो ऐसे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे लंच करते हुए, तो बेटे ने बोला कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही रात को पढ़ा था और द लास्ट सपर जो है वो सल्वाडोर डाली ने पेंट किया था। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो दा विंची ने पेंट किया हुआ है। तो ही वाज आल्सो शॉक्ड, आई वाज अमेज्ड, हिज मदर वाज सरप्राइज्ड। फिर जब गूगल पे उसने भी सर्च किया तो सही निकला कि दा विंची ने पेंट किया है, न कि सल्वाडोर डाली ने। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसकी एक तो स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि कोर्स तो कह नहीं सकते क्योंकि सिलेबस ही नहीं है इसका कुछ, बहुत ज्यादा वास्ट है। तो किस
लेवल तक आपका इसमें नॉलेज होना चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, राइट। पार्ट बी का जो स्केचिंग वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ह्यूमन फिगर आप खरीद लीजिए, जिससे कि प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर आपको बनाते आए, और कई सारे क्वेश्चंस आप खुद ही डिजाइन भी कर सकते हैं, राइट। कि आप कार की विंडो में से कार में जा रहे हैं, आपकी 60 की स्पीड है, तो और आप लेफ्ट साइड में हैं, तो आपको रोड कैसा दिख रहा है, ये आप सोच सकते हैं। प्रैक्टिकली करके आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। या इसमें आपको ड्राइंग के इसमें क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि आपने एक 3 महीने के बच्चे के लिए एक प्रैम, मतलब वो जो ऐसी वो गाड़ी होती है ना जिसमें बच्चे को घुमाते हैं, कि 3 महीने के बच्चे के लिए आपने एक प्रैम डिजाइन करना है, और उस प्रैम में आप क्या क्या डाल सकते हैं। अब बाजार में मिलने वाली निखिल, आपकी आवाज कट गई। सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मेरे लिए केवल या आप लोग बाकियों के लिए भी? सर वो कॉल आ गया था, मैंने एक्चुअली इसका डाटा ओके जो है ना मोबाइल से। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ। I think we lost him again. He got another call. क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ये मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं हम। एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। एनआईडी जो है ये राज्यसभा के थ्रू एक पूरा नोटिफिकेशन निकला था, गैजेट निकला था, जिसमें कि एनआईडी अहमदाबाद जो है ये 1961 में सबसे पुरानी एस्टैब्लिश हुई थी। अब डिजाइन एज ए इंस्टीट्यूट की एस्टैब्लिशमेंट, इसका कॉन्सेप्ट जो है रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से लिया गया था, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है इंडस्ट्री को, वो पूरा एक स्टडी करके सबसे पहले एनआईडी अहमदाबाद में एस्टैब्लिश की गई थी। और जो ये गुजरात की दोनों जो एनआईडी है, अहमदाबाद और गांधीनगर की, इसमें अहमदाबाद वाली जो एनआईडी है, इसमें रिजर्वेशन गुजरात के लोगों के लिए अलग से है, राइट। बट बाकी की जो नई एनआईडी जितनी बनी है, जैसे बेंगलुरु की है 2006 में, गांधीनगर की है 2004 में, और लेटेस्ट वाली जो है एनआईडी असम 2019 में, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे है। और अहमदाबाद में उन्होंने स्टेट के लिए भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, राइट। आंध्र प्रदेश की जो है वो विजयवाड़ा में है, और मध्य प्रदेश की भोपाल में है। तो भोपाल की और असम की ये लेटेस्ट है। हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र में एनआईडी है, राइट। इसका प्रोसीजर हम देखते हैं क्या होगा। इसका क्राइटेरिया सेम है कि 12th अपीयरिंग या 12th पास, और एज फैक्टर जो है, जब एनआईडी या यूसीट का नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें से आपने एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकालना है, राइट। एनआईडी की एंट्रेंस एग्जाम 2 स्टेज में होती है। एनआईडी डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, डीएटी प्रीलिम्स एंड डीएटी मेंस। इसका डीएटी मेंस बहुत ही अलग है, जबकि यूसीड में कोई डीएटी मेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी होता है। डैट प्रीलिम्स जो है ये रिटन एग्जाम है, जो कि बैचलर ऑफ डिजाइन और के लिए, इवन मास्टर ऑफ डिजाइन कोर्सेज या डिप्लोमा के लिए भी, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजाइन के लिए भी होता है ये। तो जो फर्स्ट राउंड इसका क्लियर करते हैं रिटन एग्जाम का, वो सेकंड राउंड के लिए, जिसको कि स्टूडियो टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें कि रिटन एग्जाम का 30% है, और 70% जो वेटेज है वो मेंस का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड बी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्लास 12 से होना चाहिए एनी स्ट्रीम पर। अमूमन ये देखा गया है कि वो अगर पीसीएम बैकग्राउंड से है
तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें भी परफेक्ट इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, राइट? अब एनआईटी का सिलेबस उन्होंने दिया है, पर यूसिट की तरह ही इसमें पैटर्न्स होते हैं सिलेबस के। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सिलेबस नहीं होता है, जिसमें कि ड्राइंग फंडामेंटल्स, मतलब रेशो प्रोपोर्शन में आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, ह्यूमन फिगर्स आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, इनोवेशन इन डिजाइन में आपको नए नए लोगोज डिजाइन करते आना चाहिए, या आपको एक क्वेश्चन इस तरह का भी वो दे सकते हैं कि आपने एक 80 साल के वृद्ध महिला के लिए जो कि बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए आपने एक बेड डिजाइन करना है, राइट? फिर थीम डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा कुछ मान लो ऐसे एक स्क्वायर में एक सिर्फ ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और आपने उस लाइन को अगले 4 स्क्वायर्स में एक कोई कंस्ट्रक्टिव वे में कोई प्रोडक्ट बना के उसमें से दिखाना है। जैसे अगर ऐसी लाइन उन्होंने ड्रॉ की है, तो आप एक अलग टाइप की पेयर ऑफ सीजर्स उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जस्ट मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिनेशन एंड ग्राफिक एंड पिक्टोग्राम्स, इसमें आपको रिवर्स पजल्स बहुत काम में आएंगी, प्लस आपको पोस्टर डिजाइन का भी इसमें दिया जा सकता है कि आपको एक गांव का जो हाट लगता है, जिसको फ्ली मार्केट कहते हैं, या गांव का जो बाजार है, मान लो हर फ्राइडे को एक गांव में बाजार लगता है, तो उसके लिए आपने पोस्टर डिजाइन करना है। या आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, तो उसके लिए आपने पोस्टर डिजाइन करना है। या आपको रक्तदान के लिए पोस्टर डिजाइन करना है, राइट? तो इसमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, डिजाइन थ्योरी, ये सारा आ जाता है, राइट? फिर काफी सारे इसमें आपको ड्राइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, और जिस तरह से यूसीड के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, आर्ट हिस्ट्री, फोक डांसेस, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं। फर्क इसमें जो है वो सिर्फ डैट मेंस में आता है, उसको मैं बहुत अलग से कवर करूंगा, जिसमें कि मॉडल मेकिंग वगैरह के बारे में होता है। तो एनआईडी की भी प्रिपरेशन के लिए पहली चीज ये है कि योर इंग्लिश शुड बी परफेक्ट, और इसमें भी एंटोनिम सिनोनिम काफी पूछे जाते हैं। तो जो रॉगेट की थियोसॉरस है, उसको आप रोज पढ़ सकते हैं। रॉगेट की जो थियोसॉरस है, वो डिक्शनरी से एक स्टेप आगे की होती है। थियोसॉरस एक स्टेप आगे होती है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम और बहुत सारे उसमें उसी शब्द के अलग अलग प्रकार दिए जाते हैं। फिर आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होना चाहिए, जिसमें कि आप काफी सारे नॉवेल्स पढ़िए। फिर जो भी फिर इंडिया में या वर्ल्ड में हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि एक डिजाइनर को क्या टास्क मिलेगा, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे जो डिजाइनर्स होते हैं, वो अपना ऑफिस, उसको ऑफिस नहीं बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं। तो उसमें आपको कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है किसी भी काम के लिए। इसमें स्पेशलाइजेशन जरूर हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट आपको क्या टास्क मिलेगा, जैसे एक ये मोबाइल फोन का जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मोबाइल फोन का डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनर ने किया था, बाकी इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो डला था वो इंजीनियर्स ने किया था, राइट? या जैसे ऑटोमोबाइल डिजाइन होता है, तो ऑटोमोबाइल डिजाइन पूरा वो करता है। हाँ, ये टीम वर्क जरूर होता है। तो उसमें इंजन कौन सा लगेगा, कितने सिलेंडर का इंजन होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, पर वो कार जो है विजुअल एस्पेक्ट्स में कैसी दिखेगी, उसका इंटरनल कैसा होगा, उसका एक्सटर्नल कैसा होगा, ये सारा जो है वो डिजाइनर करता है, राइट? अभी ये डिजाइन आउटलाइन फॉर बिगिनर्स, ये इसके मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाया है। आपको कलर थ्योरी जो है वो पूरी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगी, और
उसमें आपको काफी सारे पेंटिंग्स करते आना चाहिए, जिसमें कि ऐसा भी आपको दिया जा सकता है कि ऐसा एक पेंसिल यूज करके आप ड्राइंग बनाओ कि 1 साल का बच्चा चलना चालू कर दिया है, फिर वो अब 2 साल का हो गया है, अब वो कैसे चल रहा है, अब वो 3 साल का हो गया है तो ट्राईसाइकिल चला रहा है, अब वो 10 साल का हो गया है तो वो बाइसिकल चला रहा है। और या फिर इसको आपको कलर करने के लिए भी दिया जा सकता है। उसमें आपको एनवायरनमेंट और वेदर भी डालते आना चाहिए, राइट, जिससे कि आप आसपास की ग्रीनरी उस एज ग्रुप के हिसाब से। अब छोटा बच्चा जिसने ट्राईसाइकिल चलाना चालू किया है वो अपने घर के आंगन में ही चलाएगा, सड़क पे तो नहीं चलाएगा, पर 10 साल का बच्चा हो सकता है गार्डन में चलाए या रोड पे चलाए। तो इस तरह की सोच से आपने इसको पूरा करना है। ये लेटरिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिसमें कि आपको सारे फॉन्ट जो है कैमरी फॉन्ट कौन सा है, या जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, उन फॉन्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको एक नया फॉन्ट डिजाइन करने के लिए भी दिया जा सकता है, राइट। इसमें कई बार जो डिजाइनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि आपने 6 महीने के एक बच्चे के लिए एक स्पून डिजाइन करना है, तो आपको एक 6 महीने के बच्चे को देखना पड़ेगा कि जब उसको स्पून दिया जाता है तो वो स्पून को पहले पकड़ता कैसे है, फिर उसको अपने मुंह में वो लेता कैसे है, राइट। तो इस तरह का मतलब एक बहुत माइन्यूट और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की भी आपको आदत इसमें डालना पड़ेगी। ऑप्टिकल इल्यूजन मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर सिंप्लीफाई करके वर्ड में बता दिया है, राइट। ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो है इस तरह का भी हो सकता है कि आपको एक कोई वो ड्राइंग दे देंगे और वो मिरर में कैसे दिखेगी, राइट। या आपको मान लो उन्होंने एक सीजर दे दिया है, एक कैंची ही दे दी है कि काटने पेपर कटिंग के अलावा इस सीजर को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। या जैसे एक पेन आपको दे दिया है कि लिखने के अलावा आप इस पेन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे वो पेन है तो इट कैन बी यूज एज अ वेपन। नॉर्मली पेन जो है वो 6 इंच का होता है, तो दैट मीन्स इट कैन बी यूज एज अ रूलर, राइट। तो ऐसे कितने सारे फंक्शंस आप उस पेन या सीजर के नॉर्मल वे में आप लिख सकते हो। टेक्सचर और थीम डेवलपमेंट का एग्जांपल मैंने आपको यूसिट के टाइम बताया था कि उसमें मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया था कि खट्टा अगर टेस्ट है तो कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसको ड्रॉ करेंगे, मीठा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से कि भैरवी जो राग है वो तीसरे पहर में मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग हमेशा बजाई जाती है। तो भैरवी राग के ऊपर अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप क्या ड्रॉ करोगे, राइट। या मल्हार जो कि बारिश के लिए होती है, तो उसको अगर आपने ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे। या मियाँ का मल्हार जो कि मल्हार का ही एक तरीका है राग का, और जब बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन्स होते हैं तो मियाँ का मल्हार गाया जाता है, राइट। फिर पिक्चर का एनालिसिस इस तरह से आपको उसके ऊपर एक यूनिक सी कोई स्टोरी लिखने के लिए दी जा सकती है, राइट। या उस पिक्चर के ऊपर आपको कमेंट करने के लिए दिया जा सकता है। विजुअल लॉजिक में से विजुअल लॉजिक में तो वो एक्चुअली कुछ भी पूछ लेते हैं, राइट। ऐसा उसका कोई सीमित कुछ भी नहीं है। गुड डिजाइन वर्सेस बैड डिजाइन में ये है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट के 2 डिजाइन आपको दिए हैं ऑलरेडी, और उसमें से आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है और क्यों लगता है, और खराब डिजाइन क्यों है, और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, जिसमें कि आपको मेजरमेंट्स, प्रोपोर्शंस, स्केल्स, ये सब भी देखते आना चाहिए। और ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, राइट। कलर थ्योरी के ऊपर हम बात कर चुके हैं, और उसमें से अब ये मोटिफ जो बोल रहे हैं, मोटिफ का मतलब ये होता है कि या तो फ्लोरल डिजाइन होगा, या ज्योमेट्रिकल डिजाइन होगा, या 3D डिजाइन होगा,
जिसको कि आप या तो पेपर पे आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, या अगर वही चीज हमने कपड़े के ऊपर करना है तो किस तरह से वो ड्रॉ होगी। क्रिएटिव थिंकिंग और लैटरल थिंकिंग के लिए आपको उन एक्सरसाइजेस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करना पड़ेगी। अब ये जो इमोशन है, ये इमोशन या तो कलर में आपको डिपिक्ट करना रहेंगे कि रोने का इमोशन आपने किन कलर्स में आप दिखा सकते हो चेहरा बनाते हुए, या हंसने का इमोशन आप किन कलर्स को यूज करके दिखा सकते हो, या आपको उस व्यक्ति का वो इमोशन के ऊपर उसका चेहरा भी आपको बनाते आना चाहिए। या एक्सरसाइजेज ऑन इमेजिनेशन आपको एक वो कॉन्सेप्ट दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे जिसके ऊपर कि फिर आपने एक ड्राइंग बनाना रहेगा, ठीक है ना। ग्राफिक्स और पिक्टोग्राम्स के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आगे चलते हैं स्टूडियो टेस्ट। अब एनआईडी का जो रिटन टेस्ट था उसका तो वैल्यू सिर्फ 30% है, बट स्टूडियो टेस्ट का वैल्यू जो है वो 70% है। अब इसमें जो भी कोई एनआईडी रिटन एग्जाम क्लियर करता है तो उसको अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना रहता है, जो कि 10 MB की साइज तक अपलोड करना रहता है। अब पोर्टफोलियो जो होता है, आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जितनी ज्यादा चीजें आपने खुद की है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया कुकिंग सीखा है, आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा की है, राइट, वो सारा उस पोर्टफोलियो में। हाँ जी, पीपल डू नॉट नो सर दैट आई एम ऑन अ वेबिनार, उनके कॉल्स आ रहे हैं। Right. राइट, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये जो पोर्टफोलियो जो बनता है ये एक बहुत वर्सेटाइल और बहुत डायनामिक होना चाहिए, जिसमें कि जिंदगी के बहुत सारे आयाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन उसमें डालते आए। जितना डायनामिक ये होगा उतने आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है, उसके बारे में आप डाल सकते हैं अपना फोटो वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। फिर आपने कोई कुकिंग सीखा है, उसके बारे में आप डाल सकते हैं। चंद लाइनों में आपने जो लेटेस्ट नॉवेल पढ़ी है उसके बारे में आप डाल सकते हैं, राइट। कोई आपने ड्राइंग बनाई है उसके बारे में आप डाल सकते हैं। कोई आपने कविता लिखी है या ऐसे लिखा है वो सब डाल सकते हैं। कोई आपने गेम सीखा है, स्क्वॉश है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसके बारे में आप डाल सकते हैं। मतलब जितना वर्सेटाइल और जितना डायनामिक आप होंगे उतना आपको इस डिजाइनिंग के फील्ड में, whether it is UCID or whether it is NID, is going to help you a lot. फिर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है कि why do you want to join designing or why do you want to do BDes and what is your aim for it, ठीक है ना। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने की बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है कि आप एक्चुअल में एक न्यू थीम इस दुनिया में क्या ला सकते हो। जैसे ही एनआईडी प्रीलिम्स के रिजल्ट आते हैं, इमीडिएटली उसमें डेट और टाइम आ जाता है कि आपने कब तक ये अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और पोर्टफोलियो जो है अपलोड करना होता है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में 5-6 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आपको एक डिजाइनर की तरह सोच के एक अलग तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की व्हाई डू यू वांट टू जॉइन BDes और MDes ये आपको करते आना चाहिए। और पोर्टफोलियो जो है वो बनेगा आज से। आज आपने मान लो एक नई सब्जी बनाना सीखी है और वो बनाई है आपने सब्जी, तो तुरंत उसका फोटो लेके आपने उसको रखना है, और हो सके तो उसके वीडियोस बना के भी आप इंटरव्यू के टाइम में ले जा सकते हैं, राइट। अब इसका जो इंटरव्यू है वो बड़ा अलग सा होता है। पहला ये इंटरव्यू 2 पार्ट में होगा। पहला होगा मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर। आपको कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल दे दिए जाएंगे और उस फ्लेक्सिबल मटेरियल से आपको कोई यूजफुल चीजें बनाने के लिए बताया जाएगा।
अब वही मटेरियल सबको भी दिया जाएगा। उस मटेरियल में 3-4 चीजें हो सकती है, जैसे रबर बैंड्स हो सकते हैं, टेप्स हो सकती है उसको ग्लू करने के लिए, या फेविकॉल या इस तरह के एडेसिव्स हो सकते हैं, प्लास्टिक शीट्स हो सकती है जिनको कि आप मोल्ड कर सको, या रबर शीट्स हो सकती है जिनको कि आप बेंड कर सको, या मेटल हो सकता है जिसको कि आप अच्छे से थोड़ा सा बेंड करके या ट्विस्ट करके उसको आप यूज करके एक यूजफुल चीज जो है वो आपको बनाते आना चाहिए। ये पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए और इंटरव्यू में बहुत कम समय मिलता है, तो मटेरियल हैंडलिंग में आपको काफी इसकी प्रैक्टिसेस करना पड़ेगी। जैसे क्ले होता है, बच्चों का वो क्ले होता है ना, कलरफुल क्ले होता है, जैसे वो क्ले भी आपको दिया जा सकता है। तो उस क्ले से आप क्या क्या फॉर्म्स बना सकते हो, या थर्मोकोल एक ऐसी चीज है कि उसको काट के या उसको मोल्ड करके या उसको जला के आप किस तरह से ये बना सकते हो। जैसे जब मैं डिजाइनिंग में गया नहीं हूँ, पर मैं जब कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तो मैंने बल्ब, टेस्ट ट्यूब्स और ट्यूबलाइट, इनको गैस के ऊपर मोल्ड कर करके एक पूरा ऐसा एक बहुत बड़ी मुझे एक थर्मोकोल शीट मिल गई थी। उस टाइम थर्मोकोल शीट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, मुझे सड़क पे पड़ी हुई मिल गई थी, मैं उसको लेके आया था। तो मैंने बल्ब्स को गैस के ऊपर अलग अलग शेप में मोल्ड किया। फिर जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में ट्यूब्स वगैरह यूज होती है, उनको यूज करके मैंने अवंतिका नाम का एक शहर जैसा बनाया। अवंतिका जो है उज्जैन का पुराना नाम है, और उसमें उज्जैन में कालिदास समारोह हर साल होता है। तो उस कालिदास समारोह में मैंने वो अपना स्कल्पचर भेजा था, और वो एक्सेप्ट भी हो गया। एक्सेप्ट तो हुआ ही हुआ, और साथ में उस स्कल्पचर की जो तारीफ हुई थी कि ये नए मटेरियल को यूज करके किसने बनाया। अब मैं तो छोटा सा था उस टाइम, मैं अपना पीछे खड़ा हुआ था। तो उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर अर्जुन सिंह, और मिस्टर वाजपेयी, जिन्होंने जो कि IAS ऑफिसर थे, पर उनका आर्ट और फाइन आर्ट्स में काफी रुचि थी, और इसीलिए उन्होंने भोपाल में भारत भवन और ट्राइबल म्यूजियम बनवाया था। तो उन दोनों की बातचीत हो रही थी और मैं पीछे खड़ा हुआ था। तो दोनों को वो स्कल्पचर बहुत पसंद आया। तो मिस्टर वाजपेयी ने पलट के पूछा कि ये स्कल्पचर किसने बनाया है। तो मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे ड्राइंग पेंटिंग सिखाया था, वो एक्चुअली सिखाते मेरी सिस्टर को थे, पर मैं भी सीखता था, जबकि मैं PCM से BSc कर रहा था। तो और जो सर थे हमारे, वो आज इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट है, पेंटर है, और उनकी पेंटिंग्स काफी बिकती हैं US, कनाडा, जर्मनी वगैरह में। तो उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट किया कि सर ये निखिल है और ये अभी सेकेंड ईयर BSc में है। तो श्री अर्जुन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि स्कल्पचर है बहुत अच्छा, पर इतनी कम उम्र में अगर हमने इसको कालिदास समारोह में फर्स्ट प्राइज दे दिया तो इसमें कुछ गुरूर आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे प्राइज ही नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने मुझे प्राइज नहीं दिया, उसकी वजह से मैं CDS की एग्जाम की प्रिपरेशन करके मैं आर्मी में आया हूँ। मैं आर्मी में भी खुश हूँ, पर डिजाइनिंग, आर्ट्स, इवन फोक एंड क्लासिकल म्यूजिक, ये मेरी हॉबी है और मैं इनको काफी सुनता रहता हूँ। निखिल ये कॉल क्वेश्चन होता है, और पर्सनल इंटरव्यू में आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप क्या यूनिकनेस ला सकते हो डिजाइनिंग के फील्ड में, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। इसमें आपका आंसरिंग टेक्निक, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार ये है, डिजाइनर्स इस तरह से होते हैं कि आई कांटेक्ट है और चेहरे पे स्माइल है, फिर भले ही आपका आंसर जो है थोड़ा बहुत गलत है या ऑफ द कफ है, तो वो मान जाते हैं, राइट। फिर जब आपको ये मॉडल मेकिंग या मटेरियल हैंडलिंग आपको दिया जाता है सॉरी, तो न सिर्फ आपको आप क्या बना रहे हो, पर कैसे बना रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो,
आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, आपके फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह के, ये भी सारा इंपॉर्टेंस इसमें आ जाता है। राइट, स्टूडियो टेस्ट इज कंडक्टेड, सम ऑडियो विजुअल एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड टू, उसको मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है। अब इन्होंने शब्दों का बहुत बड़ा प्रयोग किया है और मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। फिर शिव सर ने जैसा भी बताया कि ये डिजाइनर्स जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग भी एक तरीका है और तो इस तरह से डिजाइनर जो है ये जिंदगी के हर पहलू में होते हैं। अब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो मैं अब चैट विंडो में से आंसर देखते हुए Paritosh ji, speed of drawing, yes, because the time is always at premium and बहुत स्पीड में और प्रोपोर्शनेटली पेन और पेंसिल से आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट? निखिल, अगर हो सके हाँ जी। तो आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है ना, ओह सॉरी, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होगा। You can take your watercolors and colored pencils and all, but again चूंकि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न या वो नहीं होता है, तो इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जाम के वो पढ़ के ही आपने इसको करना चाहिए। इसके जॉब प्रोस्पेक्ट जो है इंडिया में अब ये है कि आप जब डिजाइनिंग के फील्ड में जाते हो तो पहले 2 साल तो बेसिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं। उसके बाद में आपको चूज करना रहती है कि आप कौन सी डिजाइनिंग की स्ट्रीम में जाना चाहते हो। जैसे ऑटोमोबाइल डिजाइन है या प्रोडक्ट डिजाइन है या ग्राफिक डिजाइन है या कम्युनिकेशन डिजाइन है या फैब्रिक डिजाइन है या टेक्सटाइल डिजाइन है, राइट? इस तरह के बहुत सारे फिर स्पेशलाइजेशन आपके 3rd और 4th ईयर में आ जाते हैं। तो अब जिसने जैसे ऑटोमोबाइल डिजाइन किया है तो उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती हैं, बिकॉज आज हमें लगता है कि ये कार बहुत अच्छी दिखने में क्यों है, क्योंकि उसका पूरा डिजाइन एक डिजाइनर ने किया हुआ है, राइट? या ये वाला जो कॉलेज है ये हमें क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। राज, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो उसमें आर्किटेक्चर अलग चीज हो जाती है, पर उसका जो लेआउट है एक डिजाइनर यूजर इंटरफेस और यूजर रिएक्शंस के बेस के ऊपर देता है कि, और उसको फिर वो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। या जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका जैसे पोस्टर डिजाइन हो जाते हैं या पत्रिका, विवाह पत्रिका या इन्विटेशन कार्ड्स, ये नॉर्मल ग्राफिक डिजाइन में आता है। बट कम्युनिकेशन डिजाइन में इवन एक छोटी फिल्म आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है कि हमारी एडवर्टीजमेंट के आप फिल्म बना के दो, हमारे उसी के आप पोस्टर्स भी बना के दो, उसका रेडियो के लिए FM चैनल के लिए जिंगल लिख के दो, ये भी सारा हो जाता है। यस सर, ये वर्ड पावर मेड इजी इज अ वेरी गुड बुक एंड इवन लाइक रीडर्स डाइजेस्ट में भी इस तरह के वर्ड्स के ऊपर काफी आता है। राज, अभी क्या हुआ है कि इस साल, पिछले साल से गवर्नमेंट ने डिजाइनिंग कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि आज हम बात सिर्फ यूसीड और NID की कर रहे हैं, पर एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उन्होंने डिजाइन के नाम पे खोल तो जरूर दिया है, बट डिजाइनिंग पढ़ाने वाले उनको बहुत कम मिल रहे हैं। जैसे अभी उज्जैन में जो एक अवंतिका यूनिवर्सिटी है वो चालू ही सिर्फ डिजाइनिंग के लिए हुई थी, पर चूंकि उनको डिजाइनिंग की फैकल्टीज बहुत कम मिली तो इस साल से उन्होंने BBA, MBA, BSc सब कुछ चालू कर दिया है। तो प्योरली जो डिजाइन के हैं वो NID और UCD है,
मतलब एनआईडीज है और आईआईटीज है, जो 4-5 आईआईटीज मैंने आपको बताई थी। और बाकी तो इन एग्जाम्स के जरिए आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, बट फिर उन कॉलेजेस की फीस भी बहुत ज़्यादा है। और चूंकि आईआईटी और एनआईडी गवर्नमेंट का है, तो इसमें फीस भी बहुत कम है और रीजनेबल है, राइट? Yes, sir. ओके। है इंडिया में, क्योंकि जैसा आपने बताया ऑप्शंस कम है, कॉलेजेस कम है, आईआईटी कम है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो डिजाइन में सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं और वो सर्टिफिकेशन करते हैं तो बड़ी कंपनियां आपको हायर करेंगी। गूगल का सर्टिफिकेशन, गूगल डिजाइन का सर्टिफिकेशन काफी पॉपुलर है। यूएक्स करके एक कंपनी है पूना बेस्ड, जो बहुत सारे कॉलेजेस से टाई अप कर रखी है, जो कि सर्टिफिकेशन करवाती है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया और मार्केटिंग में आपकी क्रिएटिविटी और डिजाइन का कोर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होता है, जिसमें फ्रीलांसर भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तो सर्टिफिकेशन करके इस लाइन में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप क्रिएटिव हैं। दूसरा चीज जो कहना चाह रहा हूं, जो अभी कवर नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कोर्स नहीं देखा है जो वर्क फ्लो डिजाइन करने के ऊपर फोकस हो। जैसे उदाहरण के लिए केवल बोल रहा हूं, बैंक केवाईसी करता है। आज के दिन में केवाईसी एक फॉर्म है जिसमें सब कुछ आपको भरना है। आपके पास अगर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, जबकि वो मैंडेटरी नहीं है। या किस दृष्टिकोण से केवाईसी कहां करना चाहिए ये कोई नहीं बताता है। किसी बंदे ने फॉर्म बना दिया और उस फॉर्म पे सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। एक्सेप्शन केस को हैंडल नहीं किया जाता है। ये बहुत जगह, हर एक जगह काम करने में एक तरह का वर्क फ्लो होता है और उसको अगर ऑप्टिमाइज करें तो इफिशिएंसी बढ़ सकती है। इसके ऊपर मैंने कहीं कोई कोर्स नहीं देखा है। यही दो चीज मेरे को कमेंट करना था, और तो कुछ है नहीं। और जो आपने सुना पूरा सभी लोगों ने, इफेक्टिवली मेरे को यही लगा कि इसके एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मेहनत करना पड़ेगा। आप क्लास में, किसी हाई स्कूल के क्लास में उम्मीद कर रहे हैं कि टीचर जो पढ़ाएगा उससे मैं सफल हो जाऊंगा, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे को। इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है और उसके लिए आपको क्लास के बाहर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। निखिल, माय कमेंट्स आर ओवर। अब आप भी सर और बाकी भी जो हमारे साथ आज मीटिंग में जुड़े हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने बीडेज नहीं किया, बीएससी किया, तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर क्यों और कैसे बोल रहा हूँ। इसका थोड़ा सा इतिहास भी है, और वो ये है कि जब मेरी सिस्टर यही डिजाइनिंग फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो अखिलेश वर्मा जी, जो मैंने बताया था आपको कि एक आज के बहुत माने हुए पेंटर है, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि मैं, यानी निखिल जो है, ये एनआईडी के एग्जाम, तब एक ही एनआईडी होती थी जो कि अहमदाबाद में थी, ये निखिल एनआईडी के एग्जाम इजीली क्लियर कर सकता है, पर मेरी बड़ी सिस्टर जो अर्चना है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। और हुआ भी ये कि उसने वो नहीं कर पाई, बट उसने बहुत अच्छा फिर एमएस यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स किया और अप्लाइड आर्ट्स किया, एंड नाउ टुडे इन कनाडा शी इज अ प्रोफेशनल मेकिंग हर ओन थिंग्स, हैंडमेड पेंटिंग्स एंड ऑल। फिर अब इतिहास जो था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि तुम डिजाइनिंग में नहीं जाओगे। मैं थोड़ा दुखी तो हुआ था, पर जब मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में था, तो गर्मी की छुट्टियों के दिन हम बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे, सुबह का टाइम था। तो वो जस्ट 7th की उसने एग्जाम दी थी और मुझे सडनली वो बोलता है कि पापा मैंने डिजाइनिंग में जाना है। अरे मैंने कहा ये 7वीं क्लास का बच्चा है और इसको अभी से अपने करियर के बारे में कैसे पता है। तो आई वाज सरप्राइज। तो मैंने उससे पूछा कि ओके, कहाँ कहाँ पर होती है वो डिजाइनिंग का।
तो उसने बताया कि IIT मुंबई में है और NIDs में है। और उस टाइम NID सिर्फ एक ही होती थी, वो भी अहमदाबाद वाली। तो तुरंत मैंने अपने कोर्समेट को, जो कि अहमदाबाद में पोस्टेड था, उसको कॉल किया और हम लोग अहमदाबाद पहुंचे। तो अहमदाबाद में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, जिसमें उसको हमने 14 डेज के प्रोग्राम के लिए डाल दिया। और जब वो वहां से वापस आया है अहमदाबाद से, अब बचपन से ही हम उसको फाइन आर्ट्स के लिए भेजते थे। उसका फाइन आर्ट्स बहुत ही अच्छा था, रियली वेरी गुड। मतलब मेरा बेटा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक NID के ही एलुमनी है जो कि उसको फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। तो उसने वहाँ पर हम उसको भेजते थे। और फिर उसकी रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज तो इज टू गुड। मतलब IELTS की जो एग्जाम है उसका सिर्फ 40 डेज के कोर्स के बाद में उसका 8.37 स्कोर आया 9 में से IELTS के एग्जाम में, बिकॉज ऑफ विच ही वुड हैव गॉट स्कॉलरशिप इन एनी ऑफ द US और कैनेडियन कॉलेजेस फॉर डिजाइनिंग। बट हमने ये डिसाइड किया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देश के बाहर नहीं भेजेंगे। जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेज सकते हैं। तो फिर उसको 11th-12th में हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला और मैं रोज उससे फीडबैक लेता था कि आज क्या हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आज क्या हुआ। तो 3-4-5 महीने के बाद में जो फीडबैक था वो मुझे कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिला, क्योंकि वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनका शायद टाइप कर्णावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से था। तो वो हमेशा ही कर्णावती यूनिवर्सिटी के बारे में ही ज़्यादा बोलते थे, वहीं के स्टूडेंट्स, वहीं की फैकल्टीज, और उसी के लेवल का वो पढ़ाते थे। तो फिर ये जिम्मा मैंने अपने हाथ में लिया। जैसे अभी भी मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ, वो जिम्मा मैंने अपने हाथ में लिया। मैंने काफ़ी सारे गूगल करके पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ढूंढे, उसके पैटर्न्स को पूरा मैंने स्टडी किया, राइट। और फिर मैंने खुद ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डिज़ाइन किए। और मैं रात को 2:30-3 बजे ऑफिस से घर जाता था और उसके टेबल पे क्वेश्चन पेपर रखता था। अब मैं 3 बजे गया हूँ तो ये भी था कि मैं 9-9:30 बजे सो के उठता था। तो और वो सुबह 3 बजे उठता था अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मेरे टेबल पे लाके रखता था, फिर मैं उसको एनालाइज करता था। और आर्ट हिस्ट्री और इन सब के ऊपर मैंने काफ़ी सारा सर्च कर करके कम से कम नहीं तो 500-600 पेजेस का उसको पूरे नोट्स निकाल के दिए और बहुत सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए। कुछ मेरे पास में 2 से 2.5 GB का डाटा है उसके ऊपर, और बहुत मोटा एक पोथा सा है जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं कि मैं आपको जो ऑनलाइन वाला मेरे पास में यह डाटा है, मैं अपना मेल एड्रेस इसके ऊपर टाइप कर रहा हूँ। nixacademy@gmail.com। अब किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछो।